Good afternoon, everyone. So, good afternoon. So, start करें. तो अब हम लोगों को जो डिस्कशन करना है वो कौन से पॉइंट पर करना है? नया टॉपिक कौन सा? लाइट के बारे में. हमें कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करना है? लाइट के बारे में. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यदि मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ लाइट का. सिंपल डेफिनेशन किसके बारे में बात करते हैं? लाइट के बारे में. तो लाइट के बारे में हम बोल सकते हैं. यदि डेफिनेशन पर बात करूँ तो लाइट इज ए पार्ट of light is a part of electromagnetic wave. Electromagnetic wave which is visible to us. Which is visible to us. हमारे लिए लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट है जो हमें क्या है? विजिबल. जैसे कि क्या? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप्स की वेव. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव का. कौन कौन सी वेव? हम सभी ने सुना होगा. एक्सरे, गामा रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट. फिर एक आता है विजिबल, विजन. फिर विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड. क्या इन सभी टाइप की वेव का नाम सुना है? फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव. बोलो. इन सभी का नाम सुना है ना सभी ने? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है. डिफरेंट टाइप्स की वेव के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और उसके बीच में एक छोटा सा रीजन आता है जिसे हम बोलते हैं विजिबल रीजन. जिसे हम कौन सा रीजन बोलते हैं? विजिबल रीजन. यानी लाइट का ये एक छोटा सा पार्ट है जो हमें क्या है? विजिबल. जो हमें क्या है? विजिबल. और जो विजिबल रेंज है इसमें एक टर्म होती है वेवलेंथ. एक टर्म होती है क्या? वेवलेंथ. क्या वेवलेंथ नाम सुना है सभी ने? बोलो. वेवलेंथ नाम सुना है सभी ने? क्या होता है वेवलेंथ? बताओ.
क्या होता है वेवलेंथ? बोलो। बताओ वेवलेंथ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वेलोसिटी इनटू टाइम। और बताओ। मैं बताता हूँ वेवलेंथ क्या होती है। यदि हम जनरली बात करें वेव के बारे में, तो हम वेव को जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वेव का, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, जनरली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल जो तुमने देखा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, क्या वो कुछ इस तरह का रहता है? ये क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेव का। मीन्स हम वेव को इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बोलो। तो ये वेव के कहलाते हैं क्रस्ट, और ये क्या कहलाते हैं? ट्रफ। ये क्या कहलाते हैं? ट्रफ। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को डिफाइन किया जाता है द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest, टू सक्सेसिव crest और ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest और ट्रफ। हाँ, बस वो आइडेंटिकल पॉइंट डिफाइन होते हैं। आइडेंटिकल पॉइंट को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहता है उसे क्रेस्ट, और ये क्या बन जाते हैं? ट्रफ। ठीक है? वही क्या कहलाती है? वेवलेंथ। तो फॉर विजिबल रीजन, फॉर विजिबल रीजन, ये जो वेवलेंथ है, विजिबल रीजन, जो लैम्डा है वो लाई करता है फ्रॉम 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इतना हम रेंज लेके मान लेते हैं 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये अप्रोक्सीमेट रेंज काम करती है किसके लिए? विजिबल रीजन के लिए। तो हमारे जितने तरह के हम बात करते हैं कलर हमें विजिबल है, जितने तरह के कलर हमें विजिबल हैं वो सब कौन सी रेंज के अंदर आते हैं? 3600 एंगस्ट्रॉम से
7800 एंगस्ट्रॉम तक। बोलो क्लियर है? मैंने मैक्सिमम तक मान रखा है। वैसे सर एक और कम करे तो उस रीजन में रहता है, थोड़ा सा कम करे तो उस रीजन में होता है, अप्रोक्सीमेटली रहता है 3700 समथिंग से 7600 तक, ज्यादा नहीं होता। बोलो क्लियर है सभी को? तो अब जो लाइट होती है वो विजिबल रीजन के अंदर आती है। अब विजिबल रीजन के अंदर आई बी जी बाई ओ आर, डिफरेंट कलर्स कौन कौन से होते हैं? बी आई बी जी बाई ओ आर, विबग्योर, इनके बारे में भी सुना होगा सभी ने। तो विबग्योर ये कौन सा कलर रहता है बताओ? ये कलर क्या है? वॉयलेट। ये नाम बोलते जाओ सभी जल्दी जल्दी, वॉयलेट के बाद इंडिगो, ये कौन सा कलर? ब्लू, ये ग्रीन, ये सेकंड कलर येलो, आफ्टर दैट येलो के बाद ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद रेड। अब इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट। विजिबल रीजन में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या ये बात सभी को पता है? और वॉयलेट की क्या होती है? क्या लो रहती है? और वॉयलेट की क्या रहती है? लेस। इसीलिए तुमने देखा होगा जो डेंजर का साइन है वो हमेशा क्या रेड कलर से बनाते हैं। दैट्स व्हाई द साइन ऑफ डेंजर, the sign of danger. That's why the sign of danger is formed with red color. Is formed with red color. चलो एक तो ये चीज और सुनाता हूँ इसी पे रेड कलर के बारे में कहानी। तुम कभी कभी मॉर्निंग में जल्दी उठना, मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेटली 5-5:30 के अप्रोक्स, सनराइज होने से पहले पहले, हाँ सनराइज होने से पहले पहले सभी उठ के देखना। तुम्हें एक बार यदि तुम एटमॉस्फेयर को देखोगे या आकाश को देखोगे, तुम्हें जो कलर है वो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें रेड कलर दिखाई देता है थोड़ा। में जो सनराइज के टाइम का जो वहां के नियर बाई स्काई है उनका कलर कैसा दिखाई देता है? रेड। बोलो क्लियर है? और जब सनसेट भी होता है ना तब तुम्हें वहां पर जो कलर का फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा डेंस अगेन रेड दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है, जो हमें स्काई का कलर है वो रेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? रेड में, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए उसका स्कैटरिंग या जो भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है उनसे उनका डिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्ट हो चुके होते हैं।
सिर्फ रेड कलर ही क्या रह जाता है, रिमेन रह जाता है। क्या ये बात है? बोलो। याद है ये सभी को? याद करो, कभी ऐसा सुनाया होगा सर ने पहले कि सनराइज और सनसेट के टाइम यदि सही से देखोगे तो तुम्हें स्काई का कलर रेड दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम बाकी के कलर अर्थ के या विजिबल विजन के कलर जितने भी है वो हमारे आई तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ रेड कलर ही होता है जो पहुंच पाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट नहीं है। अब लाइट बहुत सारे फिनोमिना को हमें डिस्कस करने पड़ते हैं। लाइट के कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो हमें डिस्कशन करने पड़ते हैं। तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा और लाइट के बारे में कहानी सुनाता हूँ। तो पहले थोड़ा और मैं कहानी सुनते हैं रियल में लाइट का हम लोगों ने कैसे कैसे इन्वेंशन या लाइट के बारे में कैसे कैसे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर की। तो क्या हुआ था कि जैसे यदि हम बात करते हैं, साइंटिस्ट बहुत चीजों में रिसर्च करते रहते हैं, हर चीज के बारे में जानते रहते हैं, और वो जिनकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है या एक किसी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्रिएट हो जाता है उसको क्या होता है, पब्लिश होता है, उसे लोग नॉर्मली जान पाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे न्यूटन। यदि हम फैक्ट पर बात करें तो साइंटिस्ट कौन थे? न्यूटन। न्यूटन ने लाइट के बारे में एक थ्योरी दी थी। न्यूटन ने लाइट के बारे में थ्योरी दी थी और वो थ्योरी कहलाई थी कॉर्पस्कल थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसमें क्या बोला था न्यूटन ने? न्यूटन ने बोला था कि लाइट इज ए टीनी पार्टिकल। लाइट इज कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल। लाइट क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। इसलिए लाइट के बारे में क्या होता है? लाइट क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। अब लाइट यदि छोटे छोटे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है तो ये पार्टिकल कैसे थे? ये पार्टिकल थे इलास्टिक, रिजिड और मासलेस। ये पार्टिकल कैसे थे? इलास्टिक, रिजिड और मासलेस। मासलेस मतलब कैसे? उनका खुद का कोई भी मास एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ अपने साथ क्या कैरी करते हैं? एनर्जी। ये लाइट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टेनी पार्टिकल जो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? एनर्जी। उनके खुद के पास कोई भी मास नहीं होता है, वो इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का सिंपल मीनिंग क्या है कि वो अपने से दूसरे मटेरियल से जैसे ही कोलिजन करेंगे, जैसे ही किसी दूसरे मटेरियल से टकराएंगे, वो अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देंगे। वो अपनी पूरी एनर्जी क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। ठीक है, बोलो। और रिजिड का मतलब क्या होता है? जो भी पार्टिकल वो लाइट कंसिस्ट करती है उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? फिक्स। लाइट जो भी पार्टिकल कंसिस्ट करती है उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? फिक्स। बोलो क्लियर।
तो उन्होंने बताया था न्यूटन ने कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, पार्टिकल जो अपने साथ में क्या कैरी करती है, एनर्जी। अब ये पार्टिकल भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। ये पार्टिकल भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। उन्हीं की वजह से हम लाइट के कलर जान पाते हैं। ये जो पार्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं और उन्हीं की वजह से हम क्या जान पाते हैं, इनके कलर। साइज ऑफ द पार्टिकल डिसाइड द कलर ऑफ लाइट। साइज ऑफ द पार्टिकल डिसाइड कलर ऑफ लाइट। डिसाइड कलर ऑफ लाइट। लाइट का कलर कैसा होगा। अब न्यूटन ने इसके बाद कुछ फिनोमेना को इससे एक्सप्लेन किया था। न्यूटन ने अपनी थ्योरी को कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन किए थे इस थ्योरी से। पहला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला कौन सा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक फिनोमेना था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक फिनोमेना क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या ये दोनों फिनोमेना के बारे में सभी ने पढ़ा है, बताओ। क्या इन दोनों फिनोमेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या इनके बारे में सभी ने पढ़ा है। चलो बहुत अच्छा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उसने क्या बताया कि लाइट जब भी किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, लाइट जब भी किसी भी सरफेस से क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो क्या अपना पाथ से उसी सरफेस से क्या रिफ्लेक्ट होती है, अपने पास से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। ठीक है। और उसी से रिफ्लेक्शन के लॉ भी आए थे। उसी से क्या आया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ये कहलाती है इंसिडेंट लाइट। ये कौन सी लाइट कहलाती है, इंसिडेंट लाइट। अब यदि हम इसी सरफेस पर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस सरफेस पर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो कहलाता है नॉर्मल टू द सरफेस। वो क्या कहलाता है, नॉर्मल टू सरफेस। और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, ये जो लाइट मूव करती है ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड लाइट। ये कौन सी लाइट कहलाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट। बोलो क्लियर है। बताओ सभी, क्या ये पॉइंट पहले पढ़ चुके हो, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल टू द सरफेस, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब इसी से रिलेटेड कुछ लॉ आए थे जिन्हें हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम एक दो चीजें और जान लेते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट। एंगल बिटवीन normal and incident light is known as angle of incidence. Is known as angle of incidence. Incidence. Or angle between reflected light, reflected light and normal is known as angle of reflection. Angle of reflection. बोलो क्लियर है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। बोलो क्लियर है सभी को। बताओ सभी।
चलो, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या आया था? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. बोलो क्लियर? चल, और सेकंड लॉ क्या था? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट कॉमा नॉर्मल एंड reflected light, reflected light always lies in the same place, always lies in the same place. ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दो लॉ है। इंसिडेंट लाइट, प्लेन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। यदि तुम ध्यान से देखो कि मैं यहां से एक प्लेन कट करना चाहता हूं, इस तरह से प्लेन होता है 2D में, और एक प्लेन कट करता हूं, तो एक बात बताना, क्या तुम सभी को ये तीनों एक ही प्लेन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्लियर है बात? ये क्या कहलाता है? प्लेन। ये तीनों किस में आ गए? सेम प्लेन में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। बोलो क्लियर है? चलो, किसी को नोट करना है? नोट कर लो। यदि बातें याद नहीं है तो नोट कर लेना। चलो, आगे बात करते हैं। अब तुमने दो तरह की सरफेस के बारे में पढ़ा होगा, रेगुलर सरफेस और रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस, इवन सरफेस, इवन सरफेस, और एक होती है इरेगुलर सरफेस। दूसरी कौन सी होती है? इरेगुलर सरफेस। बोलो क्लियर है? ये दो तरह की सरफेस होती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर सरफेस का मीनिंग क्या है, या इवन सरफेस का मीनिंग क्या है? कि यदि हम किसी भी सरफेस पर एक पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट कराते हैं, किसी भी सरफेस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या कराते हैं? इंसिडेंट कराते हैं, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी एक दूसरे के क्या रहे? पैरेलल। बोलो क्लियर है? तो ये कहलाती है इवन सरफेस। If a parallel beam of light is incident, beam of light is incident on a surface, on a surface, and the reflected light are also parallel, and the reflected light is also parallel
also parallel. Then it is called even surface. Then it is called even surface. और एक आती है irregular surface. एक कौन सी आती है? irregular surface. Irregular surface means इस टाइप की surface. इसमें यदि हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट भी कराए, इसमें यदि हमने क्या किया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को भी क्या करा दिया, इंसिडेंट, तो जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या हो, पैरेलल हो. तो जरूरी नहीं है रिफ्लेक्टेड लाइट क्या रहे, पैरेलल. a parallel beam of light is incident. Parallel beam of light is incident on the surface and reflected light is not parallel to each other. Reflected light is not parallel to each other. Parallel to each other. Then it is called irregular surface. Then the surface is irregular surface. क्लियर है सभी को? बताओ सभी, क्या ये बात क्लियर है? चलो, नोट करना है किसी को? नोट करना है, नोट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें नोट्स भी सबमिट करने होते हैं ग्रुप में. बोलो, क्लियर है को? बताओ सभी, क्या ये क्लियर है? आदित्य, जान, सृजन, पूर्वा, कार्तिक, क्लियर है? चलो, अब एक याद रखना, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो लॉ ऑफ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, वो सरफेस के लिए अप्लाई होते हैं. Law of reflection are always applied to all types of surface, चाहे even हो चाहे uneven हो. तो ये याद रखना, law of reflection is valid for all surface. Law of reflection is valid for all surfaces. All surfaces. बोलो क्लियर? चाहे इवन हो चाहे अनइवन हो चाहे कैसा भी सरफेस हो, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी पर सेम अप्लाई होता है, कोई अलग से अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, कोई भी अलग से अप्लाई नहीं होता. चलो, अब तुम लोगों ने मिरर के बारे में सुना होगा. रिफ्लेक्शन के लिए तुम लोगों ने क्या सुना है सबसे अच्छा? मिरर. अब मिरर को भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जाता है. एक तो होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर.
बोलो क्लियर। मिरर को भी हमने कितने पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, दो पार्ट, एक तो प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। तो यदि हमें कोई भी ग्लास गिवन है, मिरर क्या है जनरली कि एक ग्लास को यदि हम सरफेस को कट कर लेते हैं और उसके एक साइड को क्या कर देते हैं, सिल्वरली पॉलिश, और बाद में उसका क्या कर देते हैं, कलरेट। तो उसकी जो सेगमेंट साइड का सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस है, वो क्या काम आता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम आता है। वही ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है, मिरर। वही ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है, मिरर। बोलो क्लियर है। बताओ। यदि मैं मिरर के बारे में लिखना चाहता हूं तो मिरर को मैं क्या लिख सकता हूं, मिरर इज ए पार्ट ऑफ ग्लास, इट इज ए पार्ट ऑफ ग्लास glass whose one surface is silver, one surface is silver, is silver, and others silver and coated, silver and coated, and the other smooth surface, other smooth surface is used, surface is used for the reflection of light, for the reflection of light is called mirror, is called mirror। बोलो क्लियर है। सभी को एक बार यहाँ तक नोट करो और सभी मुझे स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन बताना। मिरर के बारे में तो मैंने बता दिया मिरर क्या होता है, अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो डेफिनेशन सभी मुझे सेंड करो, इसका डेफिनेशन सभी मुझे सेंड करो। बताओ सभी, आंसर बताओ। यदि तुम स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन दोगे तो क्या डेफिनेशन दोगे। आदित्य का आया है, तुझका आया है, बाकी सभी आंसर बताओ जल्दी। मिरर हैव ए कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन यदि इसका सही डेफिनेशन मैं बताता हूँ स्फेरिकल मिरर का, तो स्फेरिकल मिरर बोला जाता है इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल थिन ग्लास,
whose one surface is polished and other is used for reflection. Whose one surface is polished and other is used for reflection. पूरा सुनना. Spherical mirror is a part of. It is a part of hollow spherical glass. It is a part of hollow spherical glass. और वो भी कैसा? थिन ग्लास. hollow spherical thin glass whose one surface is polished. It can be either concave or convex side. It can be either outward or inward side. Is polished and other is used for reflection. क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलो. मैंने क्या किया कि ये ग्लास है हॉलो स्फेरिकल, अंदर तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है. ये है हॉलो स्फेरिकल थिन ग्लास. हॉलो स्फेरिकल थिन ग्लास. अब इसकी यदि हम इसको एक पार्ट में कट कर देते हैं तो ये जिसके पार्ट बना एक, अब इसकी किसी भी एक सरफेस को या तो मैं आउटवर्ड या फिर मैं इनवर्ड किसी भी एक सरफेस को क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ या सिल्वर्ड कर देता हूँ. और जो दूसरी सरफेस है, जो दूसरी सरफेस है, ये किसके लिए काम आएगी? रिफ्लेक्ट. ये सरफेस किसके लिए काम आ रही है? रिफ्लेक्शन के लिए. तो वो क्या बन जाता है? स्फेरिकल मिरर. बात क्लियर है? बोलो. हो गया? सभी का समझ में आ गया? अब इसी के बेसिस पे स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. स्फेरिकल मिरर के भी कितने पार्ट है? दो. कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव. स्फेरिकल मिरर कितने पार्ट हो गए? दो. कौन कौन सा? एक तो बना कॉनकेव और दूसरा कौन सा बना? कॉन्वेक्स. दूसरा कौन सा बना? कॉन्वेक्स. बताओ ये वाला कौन सा है? तुम सभी को आता है ना? जिसे मैंने अभी डैश डैश से कंप्लीट किया, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? बोलो. ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बताओ सभी. ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? क्या ये मिरर बनता है कॉनकेव मिरर? जिसकी इंटरनल सरफेस तो किसका काम करती है? रिफ्लेक्शन का. और जो आउटवर्ड सरफेस है वो क्या, वो पॉलिश्ड रहती है. तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव. जिसकी इंटरनल सरफेस तो किसका काम करती है? रिफ्लेक्शन का. और एक्सटर्नल सरफेस या आउटवर्ड सरफेस क्या होती है? पॉलिश्ड. और ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स. जिसकी इनवर्ट सरफेस तो क्या होती है? पॉलिश्ड. और आउटर सरफेस किसका काम करती है? रिफ्लेक्शन का. बोलो क्लियर है? बताओ. ऐसा मिरर स्फेरिकल जिसकी इनवर्ट सरफेस तो किसका काम करे? रिफ्लेक्शन का. कौन सा बन जाता है? कॉनकेव. और जिसकी आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करे क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स. ठीक है? बोलो. हाँ. कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग, कॉनकेव, कन्वर्जिंग. कॉन्वेक्स हमेशा क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर. और कॉनकेव कन्वर्जिंग. चलो
ये तो सिंपल डिस्कशन कर लिया मिरर पर। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। मिरर सीख लिए, अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन पर कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्लेन मिरर से। सबसे पहले किससे डिस्कशन करना पड़ेगा? प्लेन मिरर। तो ध्यान से देखना, यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में। क्या प्लेन मिरर सभी ने देखा हुआ है? नॉर्मली हम सभी के घरों में लगा हुआ रहता है, जिसमें हम आराम से अपना फेस देखते हैं। ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। इसकी एक सरफेस तो कैसी है? पॉलिश। और दूसरी कैसी है? और दूसरी कैसी है? रिफ्लेक्शन के लिए। क्या ये नॉर्मल टू द सरफेस है? बोलो। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? क्या नॉर्मल टू द सरफेस? अब सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट को मिरर से नॉर्मल पर ही कितनी डिस्टेंस पर रखा है? एक्स। मिरर से मैंने एक ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा है? एक्स। तो ध्यान देखना, क्या इस ऑब्जेक्ट लाइट का सोर्स है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? लाइट का सोर्स। क्या इससे इस टाइप से रे जाएंगी? कैसे क्या होंगी? रिमूव करेंगी। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा? आई। ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा? आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? आर। यदि मैं इसको पीछे ड्रॉ करता हूँ, यदि मैं इसको पीछे ड्रॉ करता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है? बोलो। क्लियर है सभी को? ये कहलाता है रे डायग्राम। जब मैं इसमें ऐसे रे को रिप्रेजेंट करने लगता हूँ, तो ये क्या बन जाता है? रे डायग्राम। क्या बन जाता है? रे डायग्राम। तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इमेज ऑफ ए पार्टिकल। तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पार्टिकल। क्या रिक्वायरमेंट होता है? रे डायग्राम का। इसका रिक्वायरमेंट है रे डायग्राम का। यदि ये एंगल आर है और ये आई है, क्या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर? बोलो। एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर। क्या ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा? आर। एंगल आर है तो ये भी क्या होगा? आर। ये एंगल भी क्या होगा? आई। ये एंगल भी क्या होगा? आई। बोलो क्लियर? बताओ। अब ध्यान से देखना, क्या ये दोनों ट्राइंगल तुम्हें सेम ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल भी इक्वल। क्या ये दोनों सिमिलर एंगल है? ओ ओ डैश ए बी। तो ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ डैश ए बी आर सिमिलर। और ये भी सिमिलर ट्राइंगल है और ये कॉमन है, तो क्या ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा? देन OB is equal to O dash B। OB is equal to O dash B। तो यदि ये डिस्टेंस x है तो ये भी कितनी होनी पड़ेगी? a। ये भी कितना होना होगा? x। तो इसीलिए इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट तुम सभी ने सुना होगा कि इन द केस ऑफ प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the plane mirror is x, then the distance of image from the plane mirror is also x। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर खड़ा है, क्या उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्मेशन होता है? बोलो। इन द केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट इमेज से जितनी डिस्टेंस पर खड़ा है, क्या उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होता है? क्लियर है ये बात?
समझ में आया सभी को? नोट करना है, नोट कर सकते हो। किसी को नोट करना है, नोट करो। नोट करो जल्दी, मैं आगे बढ़ूंगा। कर लिया? चल, अब एक दो चीज और ध्यान से सुनना। यदि ह्यूमन यदि हम लोग किसी भी चीज की इमेज को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं, जैसे कि सपोज करो मेरे सामने कोई पेन रखा हुआ है और मैं उसकी इमेज को मिरर में देख पा रहा हूँ, मैं उसकी इमेज को मिरर में देख पा रहा हूँ, तो एक बात बताना, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए क्या उससे जाने वाली रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मिरर से आफ्टर द रिफ्लेक्शन जाने वाली रेज क्या आंख में जानी चाहिए? बोलो। यदि किसी भी चीज को हमें देखना है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जाने वाली जो रे है फ्रॉम द मिरर, क्या वो हमेशा आंख पर लाई करनी चाहिए? यदि वो आंख पर आएंगी ही नहीं तो क्या हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे? बोलो। यदि मैं किसी भी चीज को देख पा रहा हूँ, सपोज करो मेरे सामने कोई पेन है, यदि मैं उसको देख पा रहा हूँ तो क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि उससे आने वाली रेज का मेरी आंखों पर इमेज फॉर्म हो रहा है। हमारी आई कब काम करती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे हमारी आंखों में एंटर करेगी तभी क्या मुझे कोई चीज दिखाई देगी? बताओ। यदि मुझे किसी भी चीज को क्लियरली देखना है तो उससे जाने वाली रेज क्या आंखों में जानी चाहिए। और यदि मुझे ऐसे ही किसी भी चीज के इमेज को देखना है, ऐसे ही मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है, तो क्या उस ऑब्जेक्ट का आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उस ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या आई पर इंसिडेंट होने चाहिए? बोलो, क्लियर है सभी को? चलो, अब यदि ये बात क्लियर है तो एक और क्वेश्चन जो हमसे जनरली पूछा जाता है, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर required to see complete image of a object, to see complete, हाँ बिल्कुल सही, half of the size of the object, complete image of an object by itself, itself। क्या किसी को इसका प्रूफ आता है? ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। क्या प्रूफ आता है? तो इंद्र जी, क्या प्रूफ आता है? चलो, एक पर्सन सपोज कर लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है h, और ये मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है x, तो क्या इसका इमेज भी x ही डिस्टेंस पर फॉर्म होगा? बोलो। एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है जिसका हाइट कितनी है h,
तो क्या उसका इमेज भी h हाइट पर ही फॉर्म होगा। और मिरर के केस में क्या होता है, सिंपल प्लेन मिरर के केस में जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही साइज की क्या फॉर्म होती है, इमेज। जितने साइज का क्या होता है ऑब्जेक्ट, उतनी ही साइज की क्या फॉर्म होती है, इमेज। अब ध्यान से देखना, ये पर्सन का टो है, ये पर्सन का टो है और ये पर्सन का क्या है, हेड। तो यदि पर्सन को कंप्लीट इमेज देखना है अपना, तो क्या टो से जाने वाली जो रे है, टो से जाने वाली जो रे है, क्या वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, क्या वो पर्सन की आई से क्रॉस करनी चाहिए, बोलो। जो टोसे वाली रे है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करनी चाहिए, क्या आई से क्रॉस करनी चाहिए, तभी उसे क्या टो का इमेज दिखाई देगा, तभी उसे क्या होगा, टो का इमेज दिखाई देगा। बोलो क्लियर है, बताओ। तो देखो, तो ये टो से जाने वाली जो रे है वो इस टाइप से मिरर पर इंसिडेंट हो गई आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहां से पास की, आई से। यदि ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल भी आई होगा, ये एंगल भी कितना, आई। और जो रे डायरेक्ट क्रॉस करेगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन तो डायरेक्ट जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन तो डायरेक्ट। तो इतना साइज ऑफ मिरर हमें रिक्वायर्ड है और ये मैंने कितना मान लिया, वाई। ये मैंने कितना मान लिया, वाई। एंगल कितना, 90। तो अब देखना ए बी, ए डैश बी डैश, ये पॉइंट मान लो सी डी। तो ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए ए डैश बी डैश, ट्राइंगल ए सी डी एंड ए डैश बी डैश आर सिमिलर, आर सिमिलर। कैसे, ध्यान से सुनना। ये तो ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। ये एंगल क्या है, 90। यदि ये दोनों एंगल सेम है तो क्या ये भी सेम होंगे, ये भी क्या रहेंगे, सेम। बाई ट्रिपल ए लॉ, कौन से लॉ की वजह से, ट्रिपल ए लॉ की वजह से। तो यदि सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए सी, ए डैश अपॉन ए सी। ए बी ए डैश बी डैश कितना है, एच, सी डी बाई ए डैश कितना, 2x, और ये कितना, x। तो यहाँ से ध्यान से देखना, y इक्वल टू आ गया h/2, y इक्वल टू क्या आ गया, h/2। तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर कितना रिक्वायर्ड होता है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है या नहीं। क्या है, बात क्लियर है सभी को। चलो एक और बार बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहता है मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर क्या फॉर्म होता है, इमेज। और मिरर का, प्लेन मिरर के केस में जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही हाइट का क्या फॉर्म होता है, इमेज। क्या ये दोनों बातें क्लियर है, बोलो। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यदि पर्सन को हेड को देखना है तो डायरेक्ट मैंने क्या माना कि हेड और आई के बीच में कोई गैप नहीं है, लगभग दोनों क्या है, इक्वल। हेड और आई के बीच में कोई गैप नहीं है, लगभग क्या है, इक्वल। एक, अब मैंने क्या माना, यहां से जो रे डायरेक्ट जाएगी स्ट्रेट, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन तो स्ट्रेट आ रही है। और एक हमें चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए टो का, क्योंकि हेड का तो हम इमेज बना चुके हैं, अब किसका बनना चाहिए, टो का। क्योंकि हेड और टो के बाद क्या पूरी बॉडी तो मिडिल में आती है,
पूरी बॉडी तो किस में आएगी, मिडिल में, उनका इमेज तो आसानी से फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए टो का इमेज कहां पर बनना चाहिए, आई पर। तो टो से एक रे गई और वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां चली गई, आई पर। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां चली गई, आई पर। और जब हमने उसको पीछे ड्रॉ किया तो वो हमें यहाँ पर मिलाएगी, किसके, इसके टो पर। कहां पर मिलाएगी, उसके टो पर। बोलो क्लियर है, बताओ। अब यदि ऐसा हुआ तो ये एंगल देखना, ए सी डी और ए डैश बी डैश दोनों ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर, क्योंकि ये एंगल कैसे है 90, ये एंगल क्या है कॉमन। तो क्या ये दोनों एंगल भी सेम ही रहेंगे, ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे, सेम। और यदि ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए सी। तो यहां से देखना, ए डैश बी डैश आ गया एच, सी डी आ गया वाई, ए डैश बी डैश आ गया 2x, और ये कितना आ गया AC x। तो यहां से क्या आ गया y इक्वल टू एच बाई टू। बोलो क्लियर। ओमकार क्लियर है, ऋतुज क्लियर। ये नोट कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। चलो, अब ये तो बात हो गई प्लेन मिरर के बारे में, इसके बारे में प्लेन मिरर, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। अब प्लेन मिरर के बाद आते हैं हम स्फेरिकल मिरर पर। प्लेन मिरर के बाद कौन से मिरर पर आते हैं, स्फेरिकल मिरर पर। और स्फेरिकल मिरर के मैं तुम्हें दो पार्ट बता चुका हूं, कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन होती है जो हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है। स्फेरिकल मिरर के केस में कुछ डेफिनेशन होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। डेफिनेशन कौन कौन सी होती है, स्फेरिकल मिरर, सॉरी, हाँ, स्फेरिकल मिरर जिस ग्लास का पार्ट है, स्फेरिकल मिरर जिस ग्लास का पार्ट है उसका सेंटर, उसका सेंटर, इनका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, पोल। ये पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। और लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी लाइन कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है। और सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर। हो गया, क्या बात क्लियर है। ये किसी को डाउट है पूछ सकते हो कहीं भी।
इन सब पॉइंट पर पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऋषिकेश क्या चीज है, मतलब मैं बता रहा हूँ, वो चीज भी मैं बता रहा हूँ जो तुमने पूछा है, मुझे क्लियर है वो पॉइंट। अभी उसके धीरे धीरे आएंगे उस पर। इससे पहले ध्यान से सुनना। फॉर द इमेज फॉर्मेशन, हाँ वो मैं समझ गया तुम्हारा बात। फॉर द इमेज फॉर्मेशन, पैरा एक्सियल रेज आर यूज, पैरा एक्सियल रेज आर यूज। कौन सी रेज यूज करते हैं हम लोग इसमें, पैरा एक्सियल रेज। अलग ही टाइप की रेज है, कौन सी रे होती है वो ध्यान से सुनना। पैरा एक्सियल रेज आर द रेज which are parallel to principal axis, which are parallel to principal axis, but but the distance between the rays is very less. Distance between the rays is very less. Are called paraxial. Is very less. Are called paraxial. कौन सी रे कहलाती है, पैराक्सियल रेज कहलाती है। बोलो क्लियर। ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम। उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। कौन सी रेज कहलाती हैं, पैरा एक्सियल रेज। ये पॉइंट भी नोट करो, मुझे पता है तुममें से बहुत कम को पता होगा ये पॉइंट। उनमें से बहुत कम को ये पॉइंट पता होगा पैरा एक्सियल रेज का। सभी लोग नोट करो। हो गया। चलो अब जो पॉइंट तुम लोग पूछ रहे थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मुझसे पॉइंट पूछा गया था वो था फोकल लेंथ का, ये डिस्कस करना था। तो हमने क्या किया कि जो पैरा एक्सियल रेज है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल। वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक पॉइंट से क्रॉस होती है, एक पॉइंट से क्रॉस होती है। और इसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया, फोकल पॉइंट। इसे मैं ऐसे लिखता हूँ और इसे क्या नोट करते हैं, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट या कॉल्ड एज फोकल लेंथ। पोल एंड focal point is called as focal length, focal length। बोलो क्लियर। ठीक है ऋषिकेश।
और तुम सभी को एक फॉर्मूला और पता होगा कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। F इज इक्वल टू R/2। क्या है सभी को पता है? जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है? हाफ। क्या होती है? हाफ। और दिस इज ओनली ट्रू फॉर पैराएक्सियल रेज। इट इज only true only true for para-axial range। para-axial range। यदि रेंज पैराएक्सियल नहीं होंगी तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता। यदि रेंज कैसी नहीं होगी, पैराएक्सियल नहीं होगी, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। ये बात याद रखना, ठीक है? सिर्फ ये कंडीशन वैलिड है पैराएक्सियल रेंज के लिए। समझ में आ गया सभी को? इसका प्रूफ बताऊं कैसे आया? बोलो। इसके प्रूफ पर बात करें, इसका प्रूफ कैसे आता है? F इज इक्वल टू R/2। बताओ सभी। नहीं जानना है? बाद में तो सीखना ही है। सभी लोग आंसर करोगे, बताना है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। नहीं तो बाद में तो फिर पढ़ना ही है हम लोगों को कुछ दिन बाद। मैं बताऊं? तुम्हारा मन होगा तो बता दूंगा, नहीं है तो कुछ और बात करेंगे। चलिए, तो प्रूफ भी देख लिया जाए। प्रूफ के बाद 5 मिनट हम डिस्कशन करेंगे हमारा। ये मिरर, मैंने क्या किया, ये एक पॉइंटर है और ये पॉइंट क्या है? आर। ये है पी। यहां से आई रे, ऐसे पैरेलल रे आई मिरर के। क्या आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर क्रॉस होती है? बोलो। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहां से क्रॉस हो गई? फोकस से। अब मिरर पर यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो क्या नॉर्मल ऑफ द मिरर ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर? बोलो। नॉर्मल ऑन स्फेरिकल सरफेस पास थ्रू सेंटर। पहली बात तो ये याद रखनी है, नॉर्मल ऑन स्फेरिकल सरफेस पास थ्रू द सेंटर ऑफ सेंटर। बोलो क्लियर है? अब यदि ये बात क्लियर है तो ये एंगल हो गया इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। बोलो क्लियर है? और एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया? एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया? एंगल आर। तो एक बात बताना, यदि ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल भी आई होगा? ये एंगल भी क्या होगा? आई। एसीपी एंगल क्या हो गया? आई। और ध्यान से देखना इस वाली लाइन को, यदि ये एंगल 2i है, ये आई और ये भी कितना? आई, तो ये कितना हो गया? 2i। क्या ये एंगल भी 2i होगा? बताओ। एंगल ए एफ पी इज इक्वल टू 2i। क्या मैंने सही लिखा है? बात समझ में आ गई सभी को? बोलो। चलो, अब ध्यान से देखना, यदि मैं मान लेता हूं कि AP is a straight line, AP is just a straight line because rays are paraxial। AP is straight line because rays are paraxial, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस कैसी है? बहुत कम। rays are paraxial। तो यहां पर यदि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये बन गया 90।
इन ट्राइंगल ए सी पी tan आई इज इक्वल टू आ गया AP अपॉन CP, AP अपॉन CP। और इन ट्राइंगल AFP, इन ट्राइंगल AFP tan थीटा कितना 2i इज इक्वल टू आएगा AP अपॉन FP। तो tan 2i को लिख दिया 2i, i को tan i को क्या लिख दिया i। ये क्या आ गया AP अपॉन CP और ये आ गया AP अपॉन FP, AP अपॉन FP। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ गया 2 AP अपॉन CP, 2 AP अपॉन CP इज इक्वल टू AP अपॉन FP। AP से AP कैंसल, CP का वैल्यू R, तो 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो रिवर्स करोगे तो F आता है R/2, रिवर्स करोगे तो F इज इक्वल टू कितना आता है R/2। बोलो क्लियर। एक बार ये नोट करो, एक बार ये नोट करो। ये पॉइंट भी लिखना, जब tan थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा, हाँ मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ नोट करो, इसीलिए तो मैं क्या कह रहा हूँ एक और बार नोट करो फिर बताओ। चलो सुनो दोबारा से। मैंने क्या माना कि जो पैराक्सियल रे जा रही है वो मिरर के ए पॉइंट पर टकराई आफ्टर द रिफ्लेक्शन, कहां से क्रॉस हुई एफ से। अब मैंने क्या किया, ए पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मैंने क्या किया ए पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया। और हमेशा पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सरफेस पर ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से। तो मैंने सेंटर से क्रॉस किया। अब ध्यान से देखना, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू तो क्या हो गया एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू तो क्या एंगल आर। अब ध्यान से देखना, एंगल एसीपी, एंगल एसीपी कितना हो गया आई, एंगल एसीपी कितना बन गया आई। और ऐसे ही यदि तुम देखोगे तो एंगल एएफपी भी कितना बन रहा है 2y, एंगल एएफपी कितना बन रहा है 2y। अब मैंने क्या सपोज कर लिया कि एपी एक स्ट्रेट लाइन है, एपी क्या है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रेज कैसी है पैरा एक्सियल, यानी बहुत कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इस रेज के बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, तो इसलिए हमने एपी को क्या मान लिया स्ट्रेट लाइन। तो उसी की वजह से लिखा इन ट्राइंगल एसीपी, इन ट्राइंगल एसीपी tan i, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना AP, बेस कितना CP, तो tan i इज इक्वल टू क्या आ गया AP अपॉन CP। और ऐसे ही इन ट्राइंगल AFP, इन ट्राइंगल AFP tan 2i, अब एंगल AFP कितना है tan 2i, tan 2i क्या लिखोगे AFP अपॉन FP, AP अपॉन FP। उसके बाद मैंने कंडीशन लिख दिया कि थीटा कैसा है बहुत स्मॉल, क्योंकि रेज कैसी है पैराएक्सियल, इसीलिए tan थीटा क्या बन जाता है थीटा, तो tan i क्या हो जाएगा i, और tan 2i कितना हो जाएगा 2i, i आ गया AP अपॉन CP, 2i कितना आ गया AP अपॉन FP। तो i का वैल्यू वहां से वहां पर हम पुट कर सकते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया 2 AP अपॉन CP, to AP upon P is equal to AP upon FP, AP से AP क्या आ गया
Cp का वैल्यू r, तो 2/r इज इक्वल टू 1f। यदि हम इसको रिवर्स कर दें तो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू r/2। इंद्रजीत क्लियर है? लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है if theta is small then tan theta is equal to theta। if theta is small then tan theta is equal to theta। यदि थीटा बहुत छोटा होता है तो हम tan थीटा को थीटा लिख लेते हैं। क्लियर ऋषिकेश? चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करें। कल की क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे और इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है? सही लग रहा है क्लास में? बोलो, क्लास में सही लग रहा है? मेरी स्पीड ज्यादा है क्या? बोलो, क्या मेरी स्पीड ज्यादा है? इंद्रजीत यस बोल रहा है। स्पीड ज्यादा है तो बताओ, कम कर सकते हैं स्पीड। यदि तुम्हें कुछ और चेंज चाहिए तो बोल देना। इंद्रजीत मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है तुमने किस बात के लिए यस बोला। ठीक है, चल, तो आराम से लेक्चर एंड करते हैं, फिर कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।